नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एपेक्स करियर मेकर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल के सेशन में हम लोगों ने बीएसएससी के द्वारा आयोजित अंचल निरीक्षक के प्रश्न पत्र को देख रहे थे हम लोग। और इस क्रम में अंचल निरीक्षक की ये जो परीक्षा हुई थी, डिपार्टमेंटल परीक्षा थी ये, लेकिन क्वेश्चंस काफी बेहतर थे। और इस डिपार्टमेंटल परीक्षा में जीएस का एक पेपर था और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 50 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग बाकी के जो बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग करेंगे। इस पूरे जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस सभी मिले जुले प्रश्न। तो बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं जो बिहार में होने वाली हैं, इसी तरीके की परीक्षा है। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं बीएसएससी के द्वारा आयोजित अंचल निरीक्षक की परीक्षा। पीवाईक्यू सीरीज में आप लोग लगातार बने रहें। पीवाईक्यू सीरीज आपको मदद करेगा आने वाली परीक्षाओं के पैटर्न को समझने में, और उसके अनुसार आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल पूछा है, साइंस से है। इनमें से कौन गैर धातु, ध्यान दीजिएगा, कौन गैर धातु कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर, इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, कमरे का तापमान इस्तेमाल करता है, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। इनमें से कौन गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल रहता है, लिक्विड में रहता है? तो ब्रोमीन ऐसा रहता है। क्या रहता है? ब्रोमीन ऐसा रहता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ब्रोमीन खतरनाक होता है अगर ये सीधे चमड़े के संपर्क में आए, चमड़े के संपर्क में आए तो ये घाव करता है, चमड़े के संपर्क में आकर घाव करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में यह पूछा, निम्न में से किसे पेंसिल में उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल की जो लीड होती है ना, वो काले रंग की लीड होती है और मुलायम होता है ना। और आपको पता होगा कि वह लीड जो होता है वो बिजली, या कहा जा सकता है करंट का सुचालक होता है, बिजली का सुचालक होता है। और ये क्या होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। किस चीज का बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। कार्बन के अपरूप में से एक यह है, एलोट्रॉप्स में से एक यह भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा के लिए आम नाम क्या है? यानी जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, वो अब तो सर्फ काफी रिफाइंड आता है, तो पहले सोडा आता था, वॉशिंग सोडा, तो उसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2, ये सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। मैं आपको बता दूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को कहते हैं। फॉर्मूला भी कभी कभी पूछता है, तो कुछ जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है उसे भी आप लोग ध्यान में रख लें। सोडियम कार्बोनेट को दोहन सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक और होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH3, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलो ठीक है, वॉशिंग सोडा भी कभी पूछ सकता है, कभी खावा सोडा पूछ सकता है, कुछ इस तरीके का सवाल पूछता रहता है। अगला सवाल है, कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको पता ही होगा
ग्रीन हाउस गैस का मूल काम क्या होता है? तापमान को बढ़ा देना, तापमान को बढ़ा देना। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में तो पता ही होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जो ट्रैप हो जाता है पृथ्वी के ऊपर तापमान, और लगातार उससे क्या होता है? तापमान बढ़ते रहते हैं, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए अगला सवाल है, हवा से नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस नहीं, डिलिक्वेसेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? डिलिक्वेसेंस क्या कहलाता है? अब देखो, ऑस्मोसिस, डिलिक्वेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस और डेसिकेशन, ये सभी टर्म्स हैं जिनके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा समय दिया जा सकता है। डेलिक्वेसेंस इसका उत्तर होगा, जो हवा से नमी को अवशोषित करता है। अब ये तापमान की बढ़ने की वजह से हो सकता है, तीव्र वायु दाब की वजह से हो सकता है। ठीक है, कभी मैं इस पे एक विशेष वीडियो बनाऊंगा। बी नंबर सर इसका आंसर हो। अगला है, जस्ती लोहा पत्रक पर किसकी परत होती है? यानी लोहा, यानी जिसका फॉर्मूला फेरस होता है, एफ ही शॉर्टकट में जिसे लिखते हैं, वो हवा के संपर्क में आकर हवा में जो नमी मौजूद रहती है उससे संपर्क में आकर वो फेरस ऑक्साइड बनाता है और जंग लग जाता है, रिएक्शन करता है और उससे जंग लग जाता है, जिससे लोहा धीरे 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 कमजोर हो जाता है। तो इसे बचाने के लिए लोहे के ऊपर एक लेप लगाया जाता है जो नमी से धीमी गति से रिएक्ट करे या रिएक्शन को थोड़ा रोके। तो वो जो जस्ती लोहा पत्रक जो है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो सीधा उत्तर जो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जस्ता। लोहे के ऊपर, लोहे के ऊपर जंगरोधक के रूप में जस्ते का प्रयोग किया जाता है। जंगरोधक के रूप जंगरोधक के रूप में जस्ते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारी पानी, हेवी वाटर, ड्यूटेरियम का रासायनिक नाम है। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। अब देखिए, ड्यूटेरियम तो बहुत सारा है, इसमें क्या है? D2O जिसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? D2O, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड है, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड हैं, तो इसे बोलते हैं। ठीक है, बी नंबर विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। बी नंबर विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काम की एसआई यूनिट क्या है? वर्क। वर्क के बारे में मैं आपको बता दूं, पूछता रहता है, इस साल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बिहार दरोगा में पूछा था। काम का मतलब है जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो, यानी आप एक जगह पर लगातार खड़े हैं तो काम नहीं है फिजिक्स की परिभाषा के अनुसार, लेकिन आप एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं तो काम है। सवाल ये पूछा है कि काम का सिंबल ऑफ इंटरनेशनल के अनुसार यूनिट क्या है? ठीक है, आपके सामने जो विकल्प है, वाट, कैलोरी, जूल और एम्पियर, तो इसका क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कुछ ऐसा यूनिट जो है वो फिजिक्स में है, वो पूछते रहते हैं, इस तरीके के सवाल आते हैं। नॉन स्टिक खाना बनाने के लिए बर्तन पर किस चीज का लेप होता है? तो टेफ्लॉन का होता है, टेफ्लॉन का होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो साइंस के जो सवाल पूछे गए हैं वो बहुत कंसेप्चुअल नहीं है, बल्कि डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले, डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले ये सभी के सभी कंसेप्ट है। नॉन स्टिक खाना बनाने के लिए बर्तन पर किस चीज का लेप होता है? टेफ्लॉन का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्बन, हीरे और ग्रेफाइट के समूह को क्या कहा जाता है? एलोट्रॉप्स कहा जाता है। कार्बन का हीरा और ग्रेफाइट जो है अपरूप है, एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है, और इसके ही समरूप जो है एक हीरे और ग्रेफाइट, इसके एलोट्रॉप कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन से सवाल पूछा, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। कितनी दफा ये मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और कितनी दफा ये पनिशमेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है? जब कोई किसी सीरियस ट्रॉमा से गुजर रहा हो, या फिर ऑपरेशन होना है, थोड़ा मानसिक तनाव से गुजर रहा हो,
तो इसकी अल्प मात्रा जो है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी कभी इसका ज्यादा इस्तेमाल जो है वो परेशान करता है। कभी ये सभी जो प्रश्न है वो क्या है, काफी प्रैक्टिकल है। अब जैसे यहाँ पर लाफिंग गैस के बारे में पूछा, आपने ये देखा होगा कि भीड़ भाड़ हो और उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के जो है गोले, जो वज्र वाहन वाले होते हैं, जो भीड़ नियंत्रण करने वाले होते हैं, वो तो आपसे कभी कभी वो सवाल भी पूछ सकता है। अभी सामने लाफिंग गैस है, आपसे पूछ सकता है आंसू गैस का गोले में क्या रहता है। ठीक है, तो ये काफी प्रैक्टिकल सवाल है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो हालांकि अब बिजली का बल्ब तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, एलईडी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन टंगस्टन अपने वजहों से, इसकी अपने गुण होते थे, इन वजहों से इसका क्या इस्तेमाल होता था, ये बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनता था। क्यों? क्योंकि इसका जो गलनांक है वो काफी उच्च होता था। गलनांक समझते हैं, जिसपे ये उच्च गलनांक होता था, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता था। तो ज्यादा देर तक टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी क्या होगा, ये ठीक रहेगा, गलेगा नहीं। ठीक है, गलनांक टंगस्टन का बना होता था। राजस्थान में इसका उत्पादन होता है, राजस्थान में ये पाया जाता है, बहुतायात करके राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी की कठोरता किसे डालकर हटाया जा सकता है? वॉशिंग सोडा। अब देखो, जो पानी में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, पानी की कठोरता का यहाँ पर मतलब है कि पानी में जो सोडियम कार्बोनेट अगर डाला जाए, वॉशिंग सोडा जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, तो वो क्या करता है, पानी को थोड़ा हल्का कर देता है। ठीक है, चलिए, बैलेंस करता है उसका पीएच। अगला प्रश्न है, हवा क्या है? हवा क्या है? आपके सामने यहाँ पर तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है, यौगिक तत्व और मिश्रण। यौगिक तत्व और मिश्रण एक चैप्टर भी है। तो हवा जो है वो मिश्रण है। क्यों? क्योंकि असमान रूप से असमान रूप से कोई चीज मिला और जितने कंपोनेंट्स मिले सबके गुण मौजूद है। गुण क्या है? मौजूद है, तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। लेकिन एक समान रूप से चीजें मिली, एक प्रॉपर रेशियो में, अनुपात में मिला और मिलकर एक नया चीज बनाया और पहले के जो गुण है वो नहीं होके एक नया गुण दिखा, नया गुण, तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। है ना, बेसिक कंसेप्ट है। हवा क्या है? मिश्रण है। जैसे हवा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, बहुत सारे गैसेज हैं, साथ में वर्तमान में कुछ एडिशन भी हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक तत्व है? देखिए, तत्व का मतलब है जो सिर्फ एक ही चीज का मिलता है। जैसे यहां पर हीरा अप्रूफ है किस चीज का? कार्बन का। ठीक है, तो ये क्या है? तत्व है। रूबी, नीलम, पन्ना जो है ना, वो अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है, ये यौगिक है। रूबी, नीलम, पन्ना क्या है? यौगिक है। और हीरा क्या है? इसमें तत्व है। तत्व जो होता है वो शुद्ध स्वरूप होता है। पायरिया किस चीज की बीमारी है? देखो, तो बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा है। मसूड़ों की बीमारी है ये। किस चीज की बीमारी है? मसूड़ों की बीमारी है। और ये विटामिन सी की कमी से भी होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। लेकिन थोड़ा सा हम इंटरनल जाते हैं, एक सवाल यहां से बन सकता है कि पायरिया जो मसूड़ों का रोग है वो किस चीज से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, लेकिन इस चीज का मतलब कि उसे विषाणु से, जीवाणु से, किन चीजों से होता है? तो ये अमीबा होता है, अमीबा होता है। ठीक है, और उसका नाम है एंटी अमीबा जिंजेवेलिस। याद करना पड़ेगा, ये लगातार आता है। इसमें क्या होता है? मसूड़े में सूजन आ जाता है, खून आने लगता है, दांत कमजोर हो जाती है, टूट जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आलू इनमें से किसका संशोधित रूप है? तो आलू जो है, यहाँ पर डंठल लिखा है, तना लिखा जाता है।
ठीक है। आलू जो है, तो मैंने आपको एक बार बताया होगा शॉर्ट वीडियो में कि किन किन चीजों को खाया जाता है। जड़ है, तना है, परिवर्धित तना है, फूल है, पत्ता है, ये सारे फूल का एक भाग, जैसे पुंके केसर है। तो इस तरीके से, तो इडिबल पार्ट, खाद्य योग्य चीजें, तो आलू किस चीज का, डंठल है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, रात में नहीं दिखाई देता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दाल इनमें से किसका अच्छा स्रोत है? तो दाल क्या है? प्रोटीन का स्रोत होता है। दाल क्या है? प्रोटीन का स्रोत होता है। हमारा जो भोजन है वो मूलतः दो तीन हिस्सों में बांटा हुआ रहता है, ठीक है। इसको एक को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग, यानी कि जो हमारा शरीर है वो उसका निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है। तो ये किस चीज से बनता है? प्रोटीन से, ठीक है। और प्रोटीन का सोर्स क्या है? दाल है, दूध है ना, इस तरीके का दाल। दूसरा बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग। एनर्जी गिविंग, एनर्जी गिविंग दो तरीके के, यानी ऊर्जा देने वाले दो तरीके के भोजन माने जाते हैं। एक तो माना जाता है फैट, और दूसरा माना जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तुरंत हमें एनर्जी देता है। आप प्रचार सुनते होंगे ग्लूकोज, है ना, गर्मी के दिनों में पसीना ज्यादा हो गया, ग्लूकोज तुरंत पिए, तुरंत एनर्जी आ गया। फैट में भी दो होता है, संतृप्त और असंतृप्त, है ना। चलिए, और तीसरा होता है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड में क्या आता है? विटामिन और मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। तो इस तरीके का भोजन का एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर बनता है। इससे जुड़े हुए चीजों को आप लोग को जानना चाहिए, यहाँ से सवाल खूब पूछता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पौधों में परागकण कहाँ उत्पादित होता है? फूल में होता है। आप देखिएगा उसी परागकण में कभी भौरे बढ़ते हैं, बैठते हैं, और एक फूल का परागकण दूसरे फूल में जाता है, जिससे निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो फूल में पाया जाता है। अगला है, धुंध का कारण क्या होता है? धुंध का कारण क्या होता है? कम तापमान पर पानी का वाष्प बन जाना, सी नंबर विकल्प हो जाएगा। धुंध कब होता है? अगर ज्यादा तापमान होगा गर्मी में, तो आपने कभी गर्मी में धुंध देखा है क्या? नहीं। धुंध कब मिलता है? कम तापमान, जाड़े के समय में होता है, सी नंबर इसका विकल्प, ठीक है। अगला सवाल, पानी की सतह जो हवा के संपर्क में हो, वहां वाष्पीकरण इनमें से किस पर निर्भर करेगा? पानी की सतह, देखिए सवाल बहुत प्रैक्टिकल है। पानी की सतह जो हवा के संपर्क में हो, वहां वाष्पीकरण में किसकी वजह से होगा? तो पानी का जो डेप्थ है उसकी वजह से ऐसा होगा। पानी का जो डेप्थ है उसकी वजह से ऐसा होगा, ठीक है। डेप्थ का मतलब हुआ कि जो पानी की मात्रा कितनी है इसके ऊपर उसका वाष्पीकरण, क्योंकि पानी जितनी मात्रा रहेगी उसी के अनुसार उसका तापमान रहेगा, और तापमान से उसका प्रभाव दिखाई देगा। कौन सी रक्त वाहिनाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो आपको यहाँ मैं बता दूं कि जो स्ट्रक्चर है उसमें फुफ्फुस सीरा, जो सी नंबर विकल्प है, सी नंबर विकल्प है, फुफ्फुस सीरा, यानी जो सी नंबर विकल्प है वो ऐसा करता है। तो आपकी जो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां से ये सवाल लिया गया है, तो इसकी बेसिक को हमें ध्यान में रखना है, यहाँ से सवाल पूछा है। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो ऐसा थ्रोम्बिन की वजह से होता है, थ्रोम्बिन की वजह से होता है। चलिए, राज्य सरकार का ऑडिट किस प्रकार का विषय है? अब देखो, राज्य सरकार अपना खुद का ऑडिट करता है, लेकिन राज्य सरकार का जो ऑडिट का विषय है वो तीन प्रकार के अधिकार होंगे, आपको पता होगा, है ना। तो इसमें जो ये जो विषय है वो संघ का विषय है, एक यूनियन का विषय है, या संघ का विषय है, ठीक है। हमारे यहाँ जो काम करने के तरीके हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर प्रशासन राज्य सरकार देखता है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं वो क्या होते हैं? आईपीएस अफसर होते हैं, है ना। तो वो क्या है? राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार के एम्प्लाई होते हैं, बल्कि उन्हें किसी स्टेट का कैडर दिया जाता है। तो एक यूनियन विषय है राज्य सरकार का ऑडिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनमें से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं कर सकते हैं? देखिए, सवाल ये पूछा
कि जो ऑडिटर जनरल है वो किसका नहीं कर सकता है? तो अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 ध्यान रखिएगा, उसके अंतर्गत नगर उपक्रम को लेकर ये ऑडिट नहीं कर सकता, बल्कि सरकारी कंपनी, राज्य सरकार या भारत सरकार, इनका ऑडिट वो कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवा, जिसको साधारणतः अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि ऐसी सर्विस जो पूरे भारत में अप्लीकेबल हो। ठीक है, जैसे कोई कोई अभी देखिए आईएफएस, पहले मैं लौटता हूं, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस तो पूरे भारत में होंगे। भारतीय वन सेवा, ये भी किसी भारत के किसी आईपीएस के पूरे भारत में एप्लीकेबल है। लेकिन जो आईएफएस होते हैं वो भारत का रिप्रेजेंटेशन बाहर करते हैं, भारत के बाहर, तो ये भारतीय विदेश सेवा जो होगा वो अखिल भारतीय सेवा नहीं होगा। बाकी तीन है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कहां शुरू किया जा सकता है? ये कहीं भी, लोअर हाउस और अपर हाउस कहीं भी किया जा सकता है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, लेकिन इसे सिद्ध करना पड़ेगा। राज्यसभा में आया तो लोकसभा में इसे सिद्ध करना पड़ेगा। तो संसद के किसी भी सदन में ये किया जा सकता है, इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मैंने कितनी दफा कहा है कि बिहार में यदि कोई परीक्षाएं हो रही हैं, राज्य स्तर की कोई परीक्षाएं हो रही हैं, तो राज्य में जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको करके जाना चाहिए, वहां से सवाल रहेगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा, लेकिन इन्हें पद से राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? ठीक है, नई दिल्ली में है। इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं, कहां पर है? नई दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल भेजे जाने की समय सीमा क्या है? तो देखिए इसका कोई समय सीमा तो नहीं है। एक गैर धन विधेयक, इसका कोई तय सीमा नहीं है, लेकिन अगर दोबारा हाउस राज्यपाल के पास भेजता है तो उन्हें किसी भी हाल में क्या करना है, उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी बहुत सारे लोगों का सपना, सबको यहाँ पहुंच भी नहीं पाते हैं। मसूरी में स्थित है, उत्तराखंड में, और यहीं पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है। शॉर्टकट में अंग्रेजी में इसे कहा जाता है LBSNAA। ये 1 सितंबर 1959, 1 सितंबर 1959 को यहाँ पर ये नए तरीके से बनाया गया था। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी उससे नीचे देहरादून में, यानी कि आप उत्तराखंड में जाएंगे तो पहाड़ियों पर मसूरी है और उसके नीचे IMA देहरादून है। अगला है, भारत में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250, 245, 250 हो सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 245। ठीक, और 12 नॉमिनेटेड है, तो इस तरीके से देखा जाए तो 233। पूछा कितने सदस्य होते हैं, तो 250 आप लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते। कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद में? तो 1/6। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह समझना होगा कि 40 से कम नहीं, 40 से कम नहीं, और ये 1/6 किसके? विधानसभा के। विधान परिषद के लिए नामित सदस्य कितने होते हैं? 1/6 ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे बिहार में 243 है ना, 243, तो यहाँ पे 75 सदस्यों की सीट बनी है, 75 सदस्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम में किए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं लेखानुदान, इसे कहते हैं लेखानुदान। इसका इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 116 में, अनुच्छेद 116 क में,
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ा जाए। योजना आयोग की व्यवस्था की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। योजना आयोग जो है वो मार्च 1950 में बना था। मार्च 1950, 15 मार्च 1950 में बना था और इसे एक कैबिनेट संकल्प के द्वारा बनाया गया था। 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को ये बना था, है ना, और कैबिनेट के एक संकल्प से बना था। कितनी दफा ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एक बात मैं बता दूं कि अध्यादेश जो है जब हाउस नहीं चलता हो, जैसे 3 सत्र होते हैं, क्या होते हैं, 3 सत्र होते हैं, जो हमारे जो सदन होते हैं वो 3 बार, 3 साल भर में 3 बार काम करते हैं। 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। ये सत्र जो है वो शुरुआत होता है बजट सत्र से, बजट सत्र, मानसून सत्र और क्या, शीत सत्र। ये 3 सत्र होता है। ठीक है, पूछा कि जब ये बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र नहीं हो, तब कोई कानून की जरूरत हो, तब क्या जारी किया जाएगा, अध्यादेश जारी किया जाएगा। लेकिन इस अध्यादेश 2 सत्र के बीच में 6 महीने का अंतर नहीं, अध्यादेश जारी होने के 6 महीने के अंदर इसे क्या होना चाहिए, हाउस से पास होना चाहिए। ठीक है, और जब अगर ये पास ना हो तो अध्यादेश अपने आप अवैध घोषित हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370, धारा 370 को हटाने की बात कही गई थी, तो वो भी क्या था, संसद अभी उस समय नहीं चल रहा था। ठीक, आगे चलते हैं। जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है, जिला पदाधिकारी के, जिला पदाधिकारी के। ठीक है, मूलतः जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम जो होता है वो टैक्स से रिलेटेड होता है, तो सारा पैसे का देखभाल वही करते हैं। इनमें से किसे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का मतलब हुआ कि जो आज पंचायती राज आप देख पा रहे हैं या फिर नगर निगम देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले जो शुरुआत मानी जाती है, ये शुरुआत जो मानी जाती है वो लॉर्ड रिपन के समय 1882 में ली जाती है। ठीक है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में, लेकिन मैं आपको बताऊं पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी, तो बोला कि सबसे पहले तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसका उत्तर होगा। चलिए, ग्राम स्वराज, महात्मा गांधी। ठीक है, ग्राम स्वराज की परिकल्पना। किस वर्ष पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण में 50%, तो ये तो बहुत आसान सवाल पूछा। बिहार में जो है ना पंचायत राज अधिनियम 2006 आया, 2006 आया। बिहार ऐसा पहला राज्य में है जहां महिलाओं को आरक्षण 50% मिला। धीरे धीरे उत्तराखंड या अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाया। लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है, लोक प्रशासन, पब्लिक, तो वुडरो विल्सन को कहा जाता है, वुडरो विल्सन को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो वुडरो विल्सन की एक पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो 1887 में प्रकाशित हुई थी, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 1887 ईस्वी में, 1887 में एक पुस्तक आई थी, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए अगला चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास से संबंधित है। देखिए, मनरेगा जो अब विकसित भारत जी राम जी योजना, जी राम जी योजना बन गया है। यहाँ पर 100 दिन का काम था, यहाँ 125 दिन का काम है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है या इंदिरा आवास योजना, संभवतः जो प्रधानमंत्री आवास योजना है। ठीक है, तो ये सभी ग्रामीण विकास के लिए, सभी, तो उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोक प्रशासन के कार्य में दबाव समूह की क्या भूमिका है। दबाव समूह का मतलब होता है सेक्टोरल, किसी खास क्षेत्र में, तो सेक्टोरल हित
इसे कहा जा सकता है। ठीक है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का मतलब है विश्व बाजार का विकास। यानी जैसे भारत का बाजार सबके लिए खुले, दूसरे बाजार में भारत पहुंच सके, तो ये क्या है? विश्व बाजार का निर्माण है ना। हमारे यहाँ जो वैश्वीकरण, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई, एलपीजी रिफॉर्म जिसमें कहा गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो यही तो है। ठीक है, चलिए। विश्व का पहला देश जहां सूचना के अधिकार की शुरुआत हुई थी, तो सूचना के अधिकार की जो शुरुआत है, एक लोकतंत्र को मजबूती तो देता है, ये भारत में 2005 से शुरू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005। कुल मिलाकर अभी 55 ऐसे देश है जहां पर ये लागू होता है। स्वीडन में ये सबसे पहले हुआ था, स्वीडन में ये पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाने वाले सवाल को क्या कहते हैं? अब देखिए, सदन की जब कार्यवाही होती है, मैं एकदम ठीक ठाक याद कर पा रहा हूं कि एक सवाल जो है वो 0 आवर या शून्यकाल से खूब पूछा गया। शून्यकाल जो तत्काल पूछा जाता है 12 बजे से, 12 बजे पूछा जाता है, 12 बजे से आधे घंटे के लिए ये सवाल रहता है। लेकिन अन्य जो प्रश्न होते हैं, अनुपूरक प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अल्पसूचित, तारांकित प्रश्न जो है वो प्रश्नकाल के बाद, प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से सवाल पूछा जाता है ना, जिसमें हाउस में तुरंत जवाब चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको लिखित में जवाब दिया जाता है। जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। अतारांकित प्रश्न, लिखित, रिटन आंसर, कोई भी सदस्य संबंधित मंत्री से रिटन आंसर मांगेगा तब उसे कहा जाएगा अतारांकित प्रश्न। ठीक है। प्रश्नकाल के बाद मौखिक, तुरंत जब मौखिक उत्तर हो तो उसे कहा जाएगा तारांकित। ठीक है, चलिए। उस तरीके से एक और प्रश्न बनता है, जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो उसे अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। अविलंब, अविलंब चाहिए, तुरंत चाहिए, उससे तत्काल रिजल्ट चाहिए तुरंत, तो उसे हम कहते हैं अविलंब। ठीक है। और जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है स्पष्टीकरण हेतु उसे अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। पहले उत्तर दिया जाता है और फिर उससे भी कोई सब क्वेश्चन बन जाए तो उसे अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरीके से हमने 100 प्रश्न किया जो बीएसएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा थी। लगभग हर सेक्टर से ये क्वेश्चन टच किया, और जब क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं तो उसी बहाने 1-2 प्रश्न और आगे पीछे हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बीएसएससी की द्वारा आयोजित ये जो परीक्षा थी अंचल निरीक्षक की, वो हमें हिंट्स बहुत सारी परीक्षाओं को देगा। बहुत सारे ऐसे परीक्षाएं होने वाली हैं जो अब तक नहीं हुई है, जैसे बीएसओ नहीं हुआ है, बीपीएससी के द्वारा एईडीओ नहीं हुआ है। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप बनाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।